वेलकम बैक टू फिजिक्स पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीथिंग इज फाइन ऑन योर साइड एज यूजुअल। आई ऑलरेडी सेड, आई ऑलवेज सेड दैट प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हमेशा ख्याल रखिए अपना, अपनों का, अपने आसपास सभी का, ठीक है। और क्योंकि अब आप छोटे नहीं रह गए हैं, अब आप अपना और दूसरों का ख्याल रख सकते हैं, ठीक। लास्ट टॉपिक की बात करें तो लास्ट टॉपिक शायद हमने पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो, सॉलिड, इन सब के बारे में बात किया और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका बेटा है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड का। एक क्वेश्चन बोर्ड में इससे आना ही आना रहता है, स्पेशली इसकी प्रॉपर्टीज पर। व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस? वन क्वेश्चन विल डेफिनेटली आस्क फ्रॉम दिस सेगमेंट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। कुछ क्वेश्चंस है करा दूंगा आपको बोर्ड लेवल पे, जो क्वेश्चन है वो भी, और लास्ट में एक क्वेश्चन बढ़िया है, मेंस का सवाल है, वो भी आपको मैं इसका कराऊंगा, ठीक। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो बनने वाला, नियर अबाउट आधे घंटे 45 मिनट का बनेगा, ठीक। आई विश कि उतना ही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो शुरू करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है? मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है, लेकिन अब खुद सोचो, अगर आप नाम पढ़ो बेटा, नाम पढ़ के नहीं लग रहा है कि इक्वल पोटेंशियल जैसे चीज हो। जैसे लिखा क्या है आपने? इक्वी पोटेंशियल, मतलब क्या हो सकता है इसका? देखो, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, मतलब एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? सेम हो। दैट काइंड ऑफ सरफेस इज कॉल्ड व्हाट? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब अगर पोटेंशियल है कहीं किसी सरफेस पर जो इक्वल है, तो पोटेंशियल तो किसी चार्ज की वजह से होता है या किसी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो सकता है ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक पॉइंट चार्ज हो, उसकी वजह से पोटेंशियल होगा कहीं, ठीक। तो पूरी डेफिनेशन क्या होगी कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर किसी चार्ज या किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। दैट काइंड ऑफ सरफेस इज कॉल्ड व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन मैंने लिखी भी है, आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। डेफिनेशन सही डेफिनेशन है ये, ठीक है। और इसको और इलैबोरेट करने की कोशिश करें। सपोज दैट आपके पास एक पॉइंट चार्ज Q, एक चार्ज है आपके पास बेटा ये Q, पॉजिटिव Q चार्ज है। इस पॉजिटिव Q चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा? आपको पता है कि पॉइंट चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है बेटा K Q बाई R, ठीक। ऐसे ही इस R डिस्टेंस पे यहां आ जाओ, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? K Q बाई आर। डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर फंक्शन होता है, तो डायरेक्शन उसमें होती नहीं है। अच्छा, आर डिस्टेंस यहां आ जाइए, तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई आर। और ऐसे ही आर डिस्टेंस नीचे आ जाओ, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई आर। इधर आर डिस्टेंस पर चले जाओ, पोटेंशियल कितना बेटा? के क्यू बाई आर। ये सारी डिस्टेंसेस कितनी ले रखी है हमने? आर ले रखी है, आर। यहां से आ जाओ आर डिस्टेंस पर, पोटेंशियल कितना? के क्यू बाई आर। मतलब जैसे मान लो ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ एक मेरे पास एक पॉइंट चार्ज Q इस पॉइंट पे बैठा है, R डिस्टेंस पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर, R डिस्टेंस पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर, R डिस्टेंस पोटेंशियल के क्यू बाई आर, 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 यही तो होगा ना। यानी इस पॉइंट चार्ज Q के चारों तरफ एक 3 डायमेंशन स्पेस में R डिस्टेंस पर अगर आप जा रहे हो तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही? के क्यू बाई स्मॉल r। तो अगर ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन कर लूं, और जरा देखो जिसको आप कहते हैं लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, क्या मिलेगा? लोकस मतलब कलेक्शन, ऐसे सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जहां पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर है। ऐसे इधर भी होगा के क्यू बाई आर, इधर भी होगा के क्यू बाई आर। जरा सबको आप कलेक्ट करें, तो अगर आप सबको कलेक्ट करेंगे, सारे पॉइंट्स का लोकस लो, ये सबको कलेक्ट कर डालो। ऐसे ये क्या बना है कि स्फीयर जैसी चीज बनी, हालांकि एग्जैक्ट स्फीयर नहीं बन रहा है, बट आर डिस्टेंस पर आपको पता है ना, हर जगह डिस्टेंस आर अगर लोगे तो क्या बनेगी? स्फीयर बनेगी। मतलब ये हुआ कि किसी एक चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा स्पेस, किसी एक चार्ज के चारों तरफ का एक 3 डायमेंशन बॉडी में एक ऐसा स्पेस जहां पे हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। दैट काइंड ऑफ सरफेस और द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स इज कॉल्ड व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। जैसे ये है, इसके चारों तरफ देखो आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस में पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। और सिर्फ ये एक नहीं बेटा, मैंने कहा ये डिस्टेंस आर दे दो, मैंने कहा इस Q से R डिस्टेंस पर ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन एक स्फीयर बनेगा। ऐसा ये इस स्फीयर के हर एक पॉइंट में पोटेंशियल मान लो V है,
V V, यहाँ भी पोटेंशियल V, यहाँ भी पोटेंशियल V और यहाँ भी पोटेंशियल V। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई सारी डिस्टेंस कितनी इक्वल है, यहाँ से ये सारी डिस्टेंस इक्वल है। इससे R डिस्टेंस पे लिया, चलो R डैश जरा और बड़ा कर लो, मान लो R डैश डिस्टेंस ये है, इस R डैश डिस्टेंस पर क्या होगा? R डैश डिस्टेंस पर मान लो पोटेंशियल V डैश आया, यहाँ से R डैश डिस्टेंस पे भी तो पोटेंशियल V डैश आएगा, फिर यहाँ से भी R डैश डिस्टेंस पे तो पोटेंशियल V डैश आएगा, तो ये भी क्या है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ही तो है, जिसके हर पॉइंट, रेडियस से मैंने जो बना रखा है स्फीयर, इस स्फीयर का रेडियस कितना है सेंटर ऑफ द स्फीयर से? R डैश है, तो R डैश पर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? V डैश होगा, यानी V डैश भी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। V भी क्या है आपकी, ये वाली जो बन रहा है स्फीयर, ये भी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हो सकता है, या हो सकता है क्या होगा ही, मतलब V और V डैश ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि ये भी इक्विपोटेंशियल है, ये भी इक्विपोटेंशियल है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, नहीं। क्योंकि देखो मान लो इसकी डिस्टेंस, अगर छोटा वाला स्फीयर उसकी डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल कितना आएगा? k q बाई r। और बड़ा वाला जो स्फीयर बनाया उसकी रेडियस मान लो r डैश है, तो पोटेंशियल क्या आएगा? k q बाई r डैश। अब देखो r की वैल्यू अलग नहीं, इसकी r छोटी है तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, v डैश की वैल्यू कम होगी, यानी कि v इज ग्रेटर देन v डैश। ये तो होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा तो पोटेंशियल अलग होगा, लेकिन इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ऑल दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस पॉइंट चार्ज q। यानी कह सकते हो ना कि ऐसे बहुत सारे स्फीयर बना सकते हो, ये भी एक स्फीयर होगा, ये भी एक स्फीयर होगा, ये सारे स्फीयर कैसे होंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, हर एक का पोटेंशियल अलग होगा, इसका v डबल डैश होगा, इसका v ट्रिपल डैश हो सकता है। लेकिन v डबल डैश वाला जो स्फीयर आपको दिख रहा है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? v डबल डैश, v डबल डैश, v डबल डैश, क्योंकि हर जगह डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से बराबर है, चार्ज की वैल्यू सेम रहने वाली, तो पोटेंशियल क्या रहने वाला? सेम होने वाला। ये सारे के सारे स्फीयर बेटा कहलाते हैं क्या? कह सकते हो इसको कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर कॉमन हो। देखो इस स्फीयर का भी सेंटर ए, इस स्फीयर का भी सेंटर ए, इस स्फीयर का भी सेंटर ए, इस स्फीयर का भी सेंटर ए। ये सारे के सारे कंसेंट्रिक स्फीयर्स कैसे होंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। कोई बात समझ में आ रही? यानी कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट में पोटेंशियल वैल्यू क्या रहने वाली? सेम रहने वाली है, वो क्या होगा? इक्विपोटेंशियल होगा। ये है, ऐसा भी हो सकता है, शेप पे मत जाइएगा, ये भी क्या हो सकता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर हर पॉइंट में पोटेंशियल इसके सेम हो तो ये भी क्या बनेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। ठीक, अभी कैसा सरफेस होगा अभी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लीनियर हो तो कैसा होगा। बट अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ठाक रखना आपको कि ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा बेटा? सेम होगा। दैट काइंड ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट चार्ज के केस में कई सारे कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, हर एक स्फीयर का पोटेंशियल अलग अलग होगा, हर एक स्फीयर का पोटेंशियल अलग अलग होगा। लेकिन अगर इस पे पोटेंशियल v है तो हर जगह पर कितना होगा? v ही है। यहाँ पर v है तो v होगा, यहाँ v डबल डैश है तो v डबल डैश होगा, इसके हर पॉइंट पे v ट्रिपल डैश है तो v ट्रिपल डैश ही होगा। दैट काइंड ऑफ सरफेस इज कॉल्ड व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, ये तो हो गई डेफिनेशन की बात इसकी कि होती क्या है, डेफिनेशन मैंने लिख दी है। ठीक, पॉइंट चार्ज के लिए आप ऐसा बना सकते हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स अभी आगे बनवाएंगे आपको। अब जो बोर्ड में आपसे पूछा था बेटा वो है इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज में एक दो प्रॉपर्टी हर साल आपसे बोर्ड में पूछेगी। ठीक, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मींस किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा। जैसे मान लो मैंने कहा है कि क्यू चार्ज है भाई, इस क्यू चार्ज के चारों तरफ ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी स्फेरिकल शेप की। ठीक, दिस विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अब मान लो इस पे दो पॉइंट है, कोई एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये बी है। अब इस पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? मान लो बी पर बेटा पोटेंशियल, अब जैसे वर्ड पे जाओ तो बी पर मान लो पोटेंशियल कितना है? वी बी है। ए पर पोटेंशियल कितना है? वी ए। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? डेल्टा वी विल बी इक्वल टू व्हाट? वी बी माइनस वी ए, यही तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन मैंने क्या कहा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। यानी ए पर जितना पोटेंशियल है वही पोटेंशियल क्या है? बी पर भी, यानी वी ए विल बी इक्वल्स टू वी बी। और अगर बेटा वी ए वी बी इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इसमें जीरो आएगा। ठीक, तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या लेंगे आप? जीरो, क्योंकि सबके पोटेंशियल्स क्या है? सेम है। पहली प्रॉपर्टीज की क्या कहते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दो बार आपसे बोर्ड में भी पूछी गई है। ठीक है, और अगर आपसे बोर्ड में कहता है राइट एनी 2 or 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, 5 बता रहा हूं, 5 में कोई भी लिखोगे ठीक है, बट ये ज्यादा अच्छी होंगी
जिससे मैंने जो बोर्ड में पूछा गया है टिक भी करा दूंगा आपको, ठीक है। तो क्या कह रहा है बेटा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। मतलब फिर वही मान लो एक क्यू चार्ज ही लिया और इसके चारों तरफ एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बना ली। फिर से यहां आ जाओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और आप इस ए से बी पर एक टेस्ट चार्ज क्यू को मूव कराना चाहते हो, ठीक। अब देखो इस क्यू पर इस क्यू की वजह से इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी प्लस क्यू से अवे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी ऐसी होगी जो इस स्मॉल क्यू पर लगेगी। इसको टेस्ट चार्ज ले लो क्यू नॉट। देखो इस क्यू की वजह से इस क्यू नॉट पर फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, ठीक। आप क्या करना चाह रहे हो, आप इस ए से बी तक इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ले जाना चाह रहे हो, और ये ए और बी दोनों कहां पर हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा कि वर्क डन in bringing a test charge q naught from a to b on an equipotential surface by electric force is 0। यानी कि a से b तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क डन करेगा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, 0 करता है, ठीक। बात समझ में आ गई। अब आपने बेसिक पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक अगर पढ़ा होगा इसके पहले, तो आप देखो आपको याद होगा, आपने कहा था डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई वीबी माइनस वीए। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जाएं तो फाइनली बी पर ले जाना चाहते हैं क्यू नॉट को, कहां से, ए से, तो फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल, ये तो लिखते थे वीबी माइनस वी। क्या होता था, इसको आप लिखते थे वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, ये तो लिखते थे आप। बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, डेल्टा वी इज वीबी माइनस वी विच इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। ये बताओ ये पूरी की पूरी सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ए पर पोटेंशियल और बी पर पोटेंशियल सेम ही तो होगा, सिंस VB is equals to VAQ as both of these are at इक्विपोटेंशियल सरफेस। दो के दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के ही तो दो पॉइंट हैं, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर पोटेंशियल सेम हो गया यानी कि ऐसा हो गया ना कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0। इट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट, 0 ही तो आएगा, ठीक। मींस कि अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को ले जाना चाहते हैं, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा बेटा, 0 होगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो खुद सोचो ना यार, इस पॉइंट पर इसकी वजह से क्यू नॉट पर फोर्स कैसा लगेगा, ऐसे लगेगा। ये पॉइंट ए है, ए के ऊपर क्यू नॉट रखा है आपने, अब ये क्यू इस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब फोर्स किधर है, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर देना चाहते हो आप, ए से बी तक ले जाना चाहते हो, तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट तो बेटा टेंजेंट की डायरेक्शन में ही तो होगी ना, हर पॉइंट पे टेंजेंट डायरेक्शन होगी। देखो तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया टेंजेंट एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन अगर निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना बन रहा है एफ और डीएस के बीच में, 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होगा, 0 होगा। हर पॉइंट यहाँ इस पॉइंट पर अगर सोचो तो क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा बी तक जाने के लिए, टेंजेंशियल, फिर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, cos 90 कितना होगा, 0 होगा। वैसे भी थ्योरेटिकली समझ सकते हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितने बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे, तो वक्त कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वही चीज लिखी है, पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हो, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन Q नॉट VB माइनस V हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो वर्क डन कितना है, 0 आएगा। दो प्रॉपर्टी। नंबर 3 थर्ड प्रॉपर्टी, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इस एक प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। अभी लास्ट में भी क्वेश्चन आपको कराएंगे इसी प्रॉपर्टी पे, थर्ड प्रॉपर्टी पे ही, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को याद रखना। और क्या कहती है प्रॉपर्टी भाई, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या आप कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। लिख देता हूं, पोटेंशियल सरफेस, ठीक।
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो वही एक बार फिर से पॉइंट चार्ज क्यू लो ये, ठीक है। इस पॉइंट क्यू चार्ज के लिए भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसी होगी, ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। ये है आपका पॉइंट चार्ज क्यू। अच्छा, इस क्यू के लिए कई सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हो ना, ये भी तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी ना, सारी की सारी। चलो इस पॉइंट क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओ जरा, कैसी बनेगी। आपको पता है पॉइंट क्यू चार्ज से परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्यू चार्ज से परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्यू चार्ज से परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी, कुछ ऐसी ही तो है। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। यहां पर देखो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल, 90 डिग्री, 90, ये तो बन रहा है। मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। थ्योरेटिकल हो गया, और देखें मैथमेटिकली ऐसा होता है कि नहीं होता है। आपको याद हो बेटा, तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मान लो जैसे एक ये ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी इस शीट के, इस प्लेन शीट के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। मान लो कोई दो पॉइंट मैंने ले लिए, ये मैंने कहा ए है, ये मैंने कहा बी है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है, डी आर। एक रिलेशन आपने निकाला था, dv इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ई डॉट डी आर, ये निकाला था, याद आ रहा है। छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी आर पे मान लो पोटेंशियल कितना है, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना है, डीवी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में कितनी है, ई है। मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन हमको नहीं पता, वही निकालना है आपको। और इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डी आर, ठीक। माइनस साइन को मैं हटा दे रहा हूं इस वक्त, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढनी है, हम अपने हाथ से ढूंढ लेंगे, ठीक। चलो इसको जरा सॉल्व करो। अच्छा, डीवी का मतलब क्या बेटा, वही वीबी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। इसको जरा ओपन करो, ओपन करोगे तो क्या आएगा, ये ई डी आर कॉस थीटा, ये तो आएगा। डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया, ई डी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बीच का एंगल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कट कर रहे हैं, ठीक। इंप्लाइज दैट अगर ये बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट्स ए और बी हैं, जो कि है, माना है आपने कि ये सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VA और VB दोनों का पोटेंशियल तो सेम होगा ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0, व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। अब जरा सोचो, इस पूरे के पूरे पैकेट की या प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 0। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, तब 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विल बी 0। बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है भाई, किसी चार्ज की वजह से ही तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना होगा, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी ई 0 नहीं है। क्या डी आर 0 है, थोड़ा सा ही, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, बट 0 नहीं है। मे बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, बट 0 तो है नहीं, और जब तक 0 नहीं होगा तब तक मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं आ सकता। तो बचा क्या, थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तब ये प्रोडक्ट क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा कितना होगा बेटा, 90। कॉस 90 कितना होता है, 0। यानी कि इंप्लाइज दैट ये इक्वेशन वैलिड तभी होगा जब थीटा कितना होगा, 90। और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, मैंने आपसे पहले कहा थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, यानी कह दूं सीधे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का, E एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल थीटा है, जो कितना होना चाहिए, 90, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये हो गई E, ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। जब ऐसा होगा तभी ये इक्वेशन वैलिड होगी, यानी प्रूफ हो गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज always perpendicular to the equipotential surface और equipotential is perpendicular to the electric field. Then इस बात को याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसी होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल वैसी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। क्या कहती भाई ये, दैट नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी,
दिमाग में बिठा के बात याद कर लो। ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कहा था कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों भाई? और देखें वैसे, मान लीजिए आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इस पे मान लो पोटेंशियल कितना है, V है या V1 ले लो, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, ये कितना है, V2 है। सपोज दैट ये इंटरसेक्ट कर गए किस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर A पर, इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? और मैंने आपसे क्या कहा कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और जरा ड्रॉ करें, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके लिए परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा, और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरा वाला है इसके लिए परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा। यानी इस पॉइंट ए पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। इज इट पॉसिबल कि किसी एक ही पॉइंट पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो? तो पॉसिबल है भाई, एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो प्रॉपर्टी नंबर 3 आपने पढ़ी कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए परपेंडिकुलर कुछ ऐसा, तो भैया जब दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर दो तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो किसी एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना। क्योंकि एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती हैं, इसीलिए कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और सिंपल डायग्राम देखना हो तो ऐसे बना सकते हो। मान लो एक ऐसे ले लिया, ठीक, और एक प्लेन शीट ऐसे ले लिया आपने, ये देखो। अब इस सरफेस को, ये ऐसी कोई शीट रखी, ये ऐसी, अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। यानी इस सरफेस के लिए ये हो गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही, दूसरी वाली शीट ऐसे रखी गई, एक शीट ऐसे रखी थी और दूसरी ऐसे रखी थी, ठीक है। अब दूसरी वाली सरफेस के लिए तो अंदर होगी या बाहर होगी। मान लो बाहर आपने बना लिया, ये हो गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक ही पॉइंट पे फिर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? एक पॉइंट पे तो केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, ठीक है। इसीलिए कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? आइए वजह लिखें। एज कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा वहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी। आइए एक प्रॉपर्टी और देखें, फिफ्थ प्रॉपर्टी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसको भी लिख सकते हो। और यही लास्ट जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट की जो तीन प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी, इसी पे क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछता है, ठीक। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना, ये भी बढ़िया प्रॉपर्टी है, इससे भी क्वेश्चन आप लगाते हैं, कंपटीशन के सवाल इस पे आए हुए हैं। क्या कहती है प्रॉपर्टी? सिंपल सी आपकी होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ये भी आपको रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां वीक है, कहां पे स्ट्रांग है। यानी अगर मैं आपको दो तीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना के दे दूं तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन स्ट्रांग है और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन वीक है। कैसे पता चलेगा? जहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस काफी नजदीक होती है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है, बहुत ही दूर दूर होती है। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, E इज इक्वल्स टू dV बाई dr, ये पढ़ा था, माइनस भी लगा था आगे। ये सिर्फ यही बताता था इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन क्या बताता है? पोटेंशियल, छोटी छोटी चीजें हैं भूलिएगा नहीं वरना क्वेश्चन नहीं निकलेगा। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक। अच्छा, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो तो माइनस साइन को नहीं ले रहा हूं मैं सिंपली इसको लिख सकता हूं E इज इक्वल्स टू dV बाई dr। चलो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ये ली है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ये ली है। तो आदत की अच्छा बात है इसको, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना है V1, इसका पोटेंशियल कितना है V2। मैंने क्या कहा था, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम, V1 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 V2 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 V2। अग्री करते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस मान लो यहां पर कितनी है बेटा? dr है, या dr1 ले लो, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है ना, यहाँ पे डिस्टेंस और ज्यादा है। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में सोचो तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा किसी पॉइंट। देखो यहाँ पे पोटेंशियल V2, यहाँ पोटेंशियल V1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा? V2 माइनस V1। मान ले रहा हूँ V2 ज्यादा है तो V1 माइनस V2 भी कर सकते हो। यहाँ पोटेंशियल कितना V2, यहाँ पोटेंशियल कितना V1, तो इस पॉइंट पे कितना आएगा पोटेंशियल? V2 माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस?
V2 माइनस V1। अग्री करते हैं मेरी बात से? यानी हर जगह इस पूरे दोनों पोटेंशियल प्लेट्स पे कहीं भी चला जा रहा हूं, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। यानी कह सकते हो ना कि जो dV है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है, बदल तो नहीं रहा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बेटा ये dV कांस्टेंट हो गया तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/dr लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट हो गया तो इक्वलिटी बिकम्स, ये देखो कांस्टेंट अगर हटाओगे तो इक्वलिटी बिकम्स प्रोपोर्शनैलिटी, E प्रोपोर्शनल टू 1/dr। मतलब क्या हुआ कि जहां पर बेटा डिस्टेंस दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वीक होगी। और जहां डिस्टेंस कम है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। क्या लिखा गया है? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्लोज इन स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। देखो यहां पर ये दो पोटेंशियल सरफेस क्या है? नजदीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्टेंस क्या है? कम है। डिस्टेंस कम है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज्यादा है। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वाइडर इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इसके रेस्पेक्ट में यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी? दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? और सारे डिस्टेंस रिस्पेक्ट में ज्यादा है, dr ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वीक होगी। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। क्या देखना है? अगर पोटेंशियल सरफेस नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और अगर पोटेंशियल सरफेस बहुत दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वहां पर वीक होगी। ठीक है, ये 5 की 5 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इसी पे आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक, अब और देखें कैसे कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो सकती है, यानी शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक, चलो पहले इन दोनों का देख लेते हैं। कई सारे, जैसे मैंने आपसे कहा कि चार्ज बेटा सिमेट्रिकल हो सकता है, चार्ज बहुत तरीके से हो सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे स्फेरिकल ही होगी, कोई जरूरी नहीं। जिस तरीके का चार्ज या जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके अकॉर्डिंग बनती है। जैसे पहला है आपका एक फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज या पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज क्यू है। अब इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, क्या हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, के क्यू बाई आर। के क्यू बाई, जैसे मान लो डिस्टेंस मैंने R1 ली है तो के क्यू बाई R1, 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 पूरे स्फीयर में हर जगह क्या आएगा? सेम आएगा। तो इस क्यू चार्ज के लिए एक तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। R2 डिस्टेंस पर भी तो एक ऐसा स्फीयर आप बना सकते हो जिसकी रेडियस कितनी है? R2 है, जिसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा गया, तो उसके लिए वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। यानी ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसे सरफेस क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी अगर आपसे बोर्ड में पूछा गया है, 2012 का क्वेश्चन है आपसे कि ड्रॉ अ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप कैसा आएगा उसका बेटा? स्फेरिकल ही आएगा। कंसेंट्रिक स्फेयर्स आ सकते हैं, अलग अलग स्फेयर्स होंगे जिनकी रेडियस बहुत अलग अलग होगी, लेकिन सब के सब कैसे होंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। V1 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 V1, V2 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 V2, V3 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 V3। बात समझ में आ गई? दूसरा है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो। मान लो ये आपके पास एक ये लाइन है, इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है, और इसके ऊपर मान लो प्लस चार्जेस है, माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस चार्जेस है। अब इस प्लस चार्ज से देखो, सबसे बाहर वाला देखना, बाहर वाला सिलेंडर मैंने बनाया, इस एक्सिस से जिसके ऊपर सारे प्लस चार्ज हैं, R3 डिस्टेंस पर, जैसे मान लो ये है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर प्लस 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 ऐसे रखे हुए, तो इससे R3 डिस्टेंस इधर, 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 R3 इधर, R3 इधर, R3 इधर, हर जगह R3 डिस्टेंस पर पोटेंशियल तो सेम ही होगा, क्योंकि V बराबर क्या करोगे भाई? के क्यू बाई आर ही करोगे। एक एक चार्ज उसको मानने का और तरीका देखो, जैसे मान लो ये लाइन है, इस पर ऐसे बहुत सारे प्लस चार्जेस दिए गए बेटा, तो आप किसी एक को ध्यान में रखो, इस एक, इसको भूल जाओ, इस एक की वजह से कैसी होगी? स्फेरिकल शेप होगा ये ऐसा। इसको भी एक मान लो कि पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल, दूसरे वाले पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल, इसकी वजह से स्फेरिकल, बहुत सारे होंगे, सब कंबाइन करोगे तो सिलेंडर ही तो बनेगा। और ऐसा एक लौता सिलेंडर नहीं होगा। ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R1 है, इधर भी R1, इधर भी R1, इधर भी R1, R1 डिस्टेंस पर इधर इधर इधर, यानी पूरे स्पेस में, पूरे चारों तरफ हर जगह क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। तो एक ये बनेगा। R2 डिस्टेंस पे भी तो यही कहानी होगी। जैसे मान लो इन सारे पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा बेटा? V1, यहाँ भी V1, यहाँ भी V1। R2 डिस्टेंस पे जाओगे तब कितना होगा? यहाँ पर चार्ज, इसकी वजह से R2 डिस्टेंस में मान लो V2 आया, तो हर R2 डिस्टेंस पर V2 ही तो आएगा, V2 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 V2, और फिर मिलाओगे फिर क्या बनेगा? एक सिलेंडर ही तो बनेगा।
यानी बहुत सारे ऐसे ही आप कॉमन एक्सिस वाले कई सारे सिलेंडर्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो फॉर अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, कॉमन एक्सिस के बहुत सारे सिलेंडर्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे, जैसे आप कोएक्सियल सिलेंडर कहते हो, जैसे ये कैसे हैं, कोएक्सियल सिलेंडर। कोएक्सियल मतलब जिसकी एक्सिस कैसी हो, कॉमन हो, एक्सिस कॉमन, एक्सिस कॉमन। R1 रेडियस वाले सिलेंडर की भी एक्सिस वही जिसपे चार्जेस है, R2 वाले सिलेंडर की भी रेडियस वही जिसपे चार्जेस है, R3 वाले सिलेंडर की भी एक्सिस क्या है, जिसपे चार्जेस है। ठीक, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, कोएक्सियल सिलेंडर होगा। ठीक, नेक्स्ट जो है आपका बेटा वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कैसे बनाएंगे आप, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, पहले बना चुके हो, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, यही तो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, या ऐसे ही बनाते थे आप डायग्राम उसका। ये क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, कैसी बनेगी, प्रॉपर्टी नंबर 4 या 3 था, मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा ऐसे जा रही है इस तरह, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो हमेशा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आप बनाए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या, कुछ ऐसा ये कह सकते हो। जैसे मान लो ये एक प्लेट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा कैसी, बिल्कुल परपेंडिकुलर है ऐसे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये प्लेट कैसी, बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब कि इस पे जो प्लेट्स आप बनाएंगे वो कुछ ऐसी बनेगी, ये प्लेट कैसी, बिल्कुल ऐसे मैंने रख दी है। तो देखो ये प्लेन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड और ये प्लेट हो गई ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेट के बीच, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेट के बीच में कितना एंगल बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा। यानी कि ऐसी कई सारी प्लेट्स आप बना सकते हैं। ये यानी याद रखने वाली बात ये है कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, अ सरफेस और अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे बनेगी। कोई कंफ्यूजन। अब इस पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल अलग अलग होगा। इस प्लेट पे यहाँ पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ V2 होगा और यहाँ पर क्या होगा, V3 होगा। हर एक प्लेट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। इक्विपोटेंशियल मतलब ये नहीं सारी प्लेट्स का पोटेंशियल सेम हो, हाँ उस प्लेट के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। यानी कि इस पूरी की पूरी प्लेट को जो मैंने ऐसे रखा है, हर जगह पोटेंशियल कितना होगा बेटा, V1 V1 V1। इस पूरी प्लेट के हर जगह पोटेंशियल कितना होगा, V2 V2 V2। और इस पूरी प्लेट के हर जगह पोटेंशियल कितना होगा, V3 V3 V3। और ऑर्डर भी इसका लिख सकते हो तुम, सबसे बड़ा कौन सा होगा, V1, फिर उसके बाद V2, फिर उसके बाद V3। क्यों, निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। यानी V3 सबसे छोटा होगा, V2 उससे बड़ा, V1 उससे बड़ा, यानी कुछ रिलेशन ऐसा आएगा। याद करने वाली बात यह है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाओगे, वेरियस प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब और डाइपोल के लिए बनाते हैं। डाइपोल का जो आपका बेटा वो है, किसी डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाते हैं। देखो बहुत सारी बुक्स में बहुत अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, किसी में कुछ और बताया, कोई टीचर और बता रहा है, कोई ट्यूटोरियल कुछ और बता रहा है। एनसीईआरटी में वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड बुक, कहीं कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं होते, कोई गलत नहीं कर सकता है। जो डायग्राम बता रहा हूं, समझा रहा हूं, एनसीईआरटी का है, सिंपल सा है, वही बना के आना। ठीक है, देखो दो चीजें तुमको पता होनी चाहिए जो मैंने तुमको बताई। पहली चीज इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में मैंने आपसे कहा, दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहली चीज तो ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगी। दूसरा, E is equals to माइनस dV by dr। ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, जिसमें मैंने आपसे कहा था अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो तो ये जो dr है, dr यानी कि दो
इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच की डिस्टेंस अगर कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां स्ट्रांग होगी, अगर दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ठीक, चलो आपके पास एक डाइपोल, एक माइनस क्यू प्लस क्यू का डाइपोल है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लिया करो, सिंपल जैसे प्लस से बाहर की तरफ, माइनस से अंदर की तरफ बन गई। इससे बहुत सारी और भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो आप, मैंने बनाया नहीं बहुत ज्यादा, क्या मतलब कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए स्ट्रक्चर को, ये बहुत सारी आप बना सकते हो। कट नहीं कराना, कट नहीं कराना, कट नहीं कराना, ये बहुत सारी आप ऐसे बना सकते हो ना, प्लस से बाहर, प्लस से बाहर। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। देखो ये जो बीच वाला सेगमेंट है, जैसे डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी आएगी 12, सेंटर हो गया ये, जैसे इसके नीचे देखो तो ये ऐसा है, ये आपका सेंटर। ठीक, इसके इधर लेंथ है L, इसके इधर लेंथ L, ये आप कहते थे। इस L लेंथ पर ये जो मैंने लाइन स्ट्रेट ड्रॉ की है, इसका क्या मतलब है जरा मुझे बताओ। इस पॉइंट पर इस माइनस क्यू की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई एल। इसकी वजह से यहां पर माइनस के क्यू बाई एल, और प्लस क्यू की वजह से यहां पर क्या आएगा, प्लस के क्यू बाई एल। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, V प्लस ऑफ माइनस V, रिजल्ट आया 0। मतलब कि, और खुद भी तुमने पहले भी तो सॉल्व किया था कि किसी डाइपोल की वजह से उसके पोटेंशियल पर, उसके इसको इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल लाइन पर कितना आता है पोटेंशियल, 0 आता है, 0 आता है। मतलब ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को मैंने इक्वेटोरियल लाइन बना रखा है। अगर इस इक्वेटोरियल लाइन से बेटा एक ऐसे प्लेन पास करा दूं तो उस इक्वेटोरियल प्लेन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन कांस्टेंट है ना, यहां पर पोटेंशियल कितना 0, यहां पर पोटेंशियल कितना 0, यहां पर पोटेंशियल कितना 0 0 0 0। क्यों, क्योंकि इसके इक्वेटोरियल लाइन से पास हो रहा है। हमने पहले ही कहा था कि इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होगा, 0, मैंने दिखा भी दिया। ठीक, लेकिन 0 भी तो कांस्टेंट ही है ना, यानी 0 से बदल तो रहा नहीं, वेरी तो हो नहीं रहा। मतलब ये पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई आपकी, इसमें ये पूरी की पूरी, इसके हर पॉइंट पोटेंशियल 0 0 0 0 0 कितनी है, सेम। एक स्ट्रेट लाइन क्यों खींचिए, क्योंकि देखो इस पॉइंट पर कैसी बननी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसलिए आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार दूसरी चीज देखो, ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो एक प्लस चार्ज है, इसके चारों तरफ ऐसे एक स्फेरिकल शेप का आपने बना दिया है, लेकिन इसको स्फेरिकल शेप बनाते समय एक चीज का ध्यान रखा गया। ध्यान क्या रखा है कि देखो जो रिलेटिव सेपरेशन है, जैसे फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के बीच की सेपरेशन इतनी है, फिर इन दोनों के बीच की सेपरेशन को बढ़ा दिया गया ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे सेपरेशन और बढ़ गया। इधर देखो सेपरेशन यहाँ दोनों में कम है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ सेपरेशन ज्यादा, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ सेपरेशन ज्यादा है। क्यों, क्यों, क्योंकि बेटा जब इस प्लस चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी ना। E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होता है किसी एक क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही है। जैसे जैसे आप इस प्लस क्यू चार्ज से दूर चलते चले जाओगे, मतलब आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़नी चाहिए। ये क्या था, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या था, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस। ये तो लेते थे एक सरफेस से एक सरफेस से, तो ये क्या है, dr है, और इसका पोटेंशियल मान लो v1, इसका पोटेंशियल v2, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, dv था। जब आप बेटा प्लस चार्ज से दूर चलते चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगी, बोलो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगी। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बना रहे हो उनके बीच की सेपरेशन क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे चार्ज से दूर जा रहे हो, देखो यहाँ सेपरेशन इतनी, और दूर चले गए सेपरेशन और बढ़ गई, और दूर चले गए सेपरेशन और बढ़ गई, और दूर चले गए सेपरेशन और दूर चले गए सेपरेशन और। यहाँ देखो यहाँ सेपरेशन इतनी है दो पोटेंशियल सरफेस के बीच में, इनके बीच की सेपरेशन कम है, जो इस बात को भी रिप्रेजेंट करती है कि चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। पहले पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के लिए नजदीक क्या होती है, स्ट्रांग होती है। पढ़े हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी में, चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग। जितनी भी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस तुमने बनाई बहुत ही नजदीक नजदीक बनाई। क्यों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर नजदीक नजदीक बनेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, जो होती है चार्जेस के पास। और जब दूर चलते चले जाओगे तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती चली जाएगी। इसीलिए आपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस भी क्या कर रखी है, बढ़ा रखी है। ठीक है, सिंपल सा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब एक होमवर्क तुमको दे रहा हूं, ये अपने आप से करना है, एक प्लस और एक प्लस चार्ज का, इसका डायग्राम बनाना, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, ठीक, और एक माइनस और एक माइनस का, इसका बनाइए। ठीक,
मैं इन दोनों का मतलब प्लस प्लस का भी डायग्राम एनसीईआरटी में जो बना है वो आपको दे देता हूँ बना के, कोशिश करूंगा डालने की, वीडियो में अगर आ जाएगा तो उसको बना के दे दूंगा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए। सिंपल सा इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन बेटा, बोर्ड में भी आपसे पूछा गया है, 2012 का है, हालांकि 2009 2012 दो बार पूछा गया है। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस करेस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड अलोंग विद जेड डायरेक्शन। मतलब आपको जेड डायरेक्शन के अलोंग एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड रेगुलरली बदल रहा है, बढ़ रहा है। एक ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, किसके लिए? एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम बनाना है। ट्राई करो। हम मान लेते भाई ये मेरी जेड एक्सिस है। अब कहा गया है कि जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, चेंज मतलब बढ़ रही है, और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस तुमको बनानी है। देखो मेरी तो बनने जा रही है, आप अपना मिला लीजिएगा भाई कि आपने ऐसे बनाया था या नहीं बनाया था। आई थिंक कुछ ऐसी ही बनी। क्यों ऐसी बन रही? क्यों? देखो ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलावा आपने क्या ले रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्लीज इधर या इधर जेड एक्सिस मत लेना, कहीं लिखा नहीं है कि ऊपर वाली ही जेड एक्सिस होगी, वो आर्बिट्रेरी टर्म है, आप जैसा चाहे मान सकते हैं। मैंने कहा ये मेरी जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। जेड एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो एक चीज तय हो गई कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बिल्कुल ऐसे ऐसे बनेगा, ये। अब मैंने आपसे कहा था E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस साइन डायरेक्शन इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दी गई थी ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलावा, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। E इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी आर होता है। मैंने आपसे कहा क्या कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होगा तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी आर, मतलब कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। क्या किया देखो, यहां पर मैंने, यहां देखो दो सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस, यहां पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस और यहां दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस। ये मेरी सारी क्या है, ये मैंने सारी बना रखी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस अगर मैं कम करता चला जा रहा हूं, दो सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस अगर कम कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मतलब कि यहाँ देखो यहाँ सेपरेशन ज्यादा है, यहाँ और कम, यहाँ और कम, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि दो पोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस कम है। मान लो यहाँ डिस्टेंस dr1 है, यहाँ डिस्टेंस dr2 है, और यहाँ डिस्टेंस dr3। भाई पोटेंशियल्स तो सबका सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच का हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या है देखो यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। फिर यहाँ इससे कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस और कम है। यहाँ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी E1, यहाँ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी E2, यहाँ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी E3, ये देखोगे। अब अगर इस फॉर्मूले से देखो तो dr जहां डिस्टेंस ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम, मतलब E1 कम है, dr2 इससे कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ज्यादा होगी, यानी E1, ये तो निकला, रेल बताना था। अभी देखो कैसी, ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या और यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग लिया, कई सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाई, बस ध्यान क्या रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते हुए दिखा रही है तो दो पोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस क्या करना है, कम करते जाना है। अब ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाता है कि जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, तब कैसे बनाते हैं? तब ये डायग्राम पलट जाता है, यानी पहले डिस्टेंस नजदीक नजदीक बनाते हैं, नजदीक नजदीक dr होगा, dr की वैल्यू कम होगी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर घट रही है तो फिर उसके बाद dr धीरे 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 क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते चले जाते हैं। समझ आ गया सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ऐसे चार बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दी गई हैं, ठीक, बोर्ड का ही क्वेश्चन है ये। 20 वोल्ट की एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई है, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, चार इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई हैं ये ऐसे ही। और आपको 3 पॉइंट्स दिए गए A B C। कहा गया है आपसे अरेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स
अरेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट ए बी एंड सी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बोर्ड में डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा गया था आपसे, ठीक है। मैं थोड़ा सा बदल दे रहा हूं क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला आप लोग सैंपल पेपर में देखने को मिलेगा आपको, इंक्रीजिंग भी समझ लो। आपको कहा गया है ए बी और सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और ये सारी सारी कैसी दी गई आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दी गई हैं। चलो ट्राई करो, चले देखो क्या बताया था आपको, E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr, ये बताया था फॉर्मूला, E बराबर माइनस dv बाई dr। मैंने कहा ना ये फॉर्मूला बहुत मिलेगा आपको बेटा, याद कर लो इसको। माइनस हटा दो क्योंकि हमें माइनस से मतलब नहीं, हमें केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं मैग्नीट्यूड वाइज बात करनी है, बढ़ते हुए क्रम में। अब अगर ध्यान दो तो इन सारे सरफेसेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना आएगा। इसी को तो ऐसा लिख सकते हो, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा वी क्या है, दो पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल, डेल्टा आर क्या है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, इन दोनों पोटेंशियल सारे देखो, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 40 30 10 वोल्ट। और इन दोनों पोटेंशियल्स के इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस वो पोटेंशियल कितना है डिफरेंस, 10 वोल्ट। यानी एक चीज श्योर हो गई कि जितने भी ये पोटेंशियल्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दी गई हैं, सारी की सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 10 वोल्ट, यानी फिक्स है, कांस्टेंट। 10 10 10 मतलब डेल्टा वी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक। डेल्टा आर देखो, अब जिस पॉइंट पे तुमसे कहा गया, यहां पर डेल्टा आर देखिए, यहां पर डेल्टा आर देखिए, और यहां पर डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या बताता है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि डेल्टा आर फॉर सी सबसे ज्यादा है, डेल्टा आर फॉर बी आ रहा है, उसके बाद बी पर जो बी पॉइंट देगा उनके बीच का पोटेंशियल, ये जो डिस्टेंस है वो इतनी है, और सबसे छोटी कौन सी है, डेल्टा आर फॉर ए। तो जब आप एक ई बराबर सम कांस्टेंट अपॉन डेल्टा आर करोगे तो बेटा डेल्टा आर जिसकी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस जहां सबसे ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगी। सबसे बड़ा डेल्टा आर किसके लिए बेटा, सी के लिए, यानी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगी, यानी कि EC सबसे कम। उसके बाद डेल्टा आर किसका है बेटा, बी का, तो डेल्टा आर उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे थोड़ी ज्यादा होगी, यानी EB। और सबसे छोटा डिस्टेंस कहां है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच से, ए पॉइंट पर, यहाँ पे केवल इतनी डेल्टा आर, यहाँ पे डेल्टा आर सबसे कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी, यानी कि सबसे ज्यादा कहां होगी, ए पर। अब कहा गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट करो, तो सबसे छोटा EC, फिर उससे बड़ा EB, फिर उससे बड़ा EA। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो, अगर इसी को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना होगा तो क्या कर देंगे, EA EB और EC, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा EA, फिर उसके बाद EB, फिर सबसे कम EC, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा सबसे ज्यादा है, ठीक। अब देखो इसको कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, यहाँ पे पोटेंशियल देखो इस डायरेक्शन में जाओ घट रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ 40 हो गया, फिर 30, फिर 20, मतलब ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो उससे गेस नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये सबसे बड़ा फिर ये छोटा है। कॉन्सेप्ट पे स्टिक रखो, फॉर्मूले को याद रखो बस, E इज इक्वल्स टू dv बाई dr, डेल्टा v बाई डेल्टा आर। हर एक पोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था। डेल्टा आर सबके लिए अलग अलग था, तो जिसका डेल्टा आर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा था सबसे छोटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे बड़ी होगी, सबसे कम डेल्टा आर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक। कंप्लीट कर ले, इस पे क्वेश्चन और करा देते हैं, बढ़िया सवाल दिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स और वाई एक्सिस ग्राफ लिया गया, एक्स पर सेंटीमीटर में लिया गया है, आपको कई सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बेटा दी गई हैं। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये दी गई है जिसका पोटेंशियल 400 वोल्ट है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये दी गई है 340 वोल्ट है, 280 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस दिए गए इक्वेशन या दिए गए क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, और दूसरी चीज कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताना है, ठीक है। ट्राई करिए,
कैसे निकलेगा, ट्राई कर लो फिर बताएं। हो गया? नहीं मतलब पॉज करके देख लो, नहीं मतलब तुरंत हो गया, कैलकुलेटर थोड़ी है सर। चलो डन। देखो पहले और डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करें। मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मानते बात? मतलब कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगी। तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। देखो ये सारे एंगल्स कितने 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री सर। ठीक, यानी कि ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है, ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपसे कहा था पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस? याद रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कहा था। अब इधर देखो यहाँ पे पोटेंशियल बेटा 400 वोल्ट है, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताओ? ये 400 है, ये 340 है, कितना है? 60 वोल्ट का डिफरेंस है। फिर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये 340 है, 280 है, 8 से 14, फिर वही 60 डिग्री, सॉरी 60 वोल्ट। मतलब हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिफरेंस कितना है? 60 वोल्ट। दूसरी चीज देखो 400, फिर घट के 340 हो गया, फिर घट के 280 हो गया, फिर घट के 220 हो गया। मतलब कि ये जो डायरेक्शन है ये कैसी डायरेक्शन है? पोटेंशियल के डिक्रीज होने की। तो पोटेंशियल किधर डिक्रीज करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि ये हो गई मेरी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अग्री करते हैं? खुद सोचो ना, 400 से 340, फिर 280, 220 घटती जा रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो पोटेंशियल घटता है। उल्टा चलो, पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिस डायरेक्शन पोटेंशियल घटेगा। 4 से 340 फील्ड घट रहा है, मतलब ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब एंगल कैसे लिखोगे? देखो ये 37 डिग्री दिया गया ना, इक्वेशन 37 डिग्री दिया गया, और ये कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि इस पोटेंशियल सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया 90, ये हो गया 37, कितना हो गया? 127 डिग्री। तो आंसर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ 127 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। यही तो हुआ, एक्स एक्सिस से पहले 37 फिर 90 डिग्री, तो एक्स एक्सिस से यही तो निकलेगा, यो इतना सा, ये 127 डिग्री पे, तो एक्स एक्सिस से 127 डिग्री पर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। पहला पैकेट सॉल्व हो गया। अब और निकालें मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? सोचो जरा, सोचो। मैग्नीट्यूड के लिए मैंने आपसे कहा था कि E इज इक्वल टू क्या होता है? फिर वही फॉर्मूला घिसा पीटा सा, माइनस dV बाई dr। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता था? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तुमने निकाल ही ली, बात ही खत्म कर दो, डायरेक्शन को चाहिए नहीं, हटा दिया इसको। तो E इज इक्वल टू dV बाई dr। dV क्या होता है बेटा? दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 400 माइनस 340, 60। इसके बीच का 340 माइनस 280, 60। 280 माइनस 220, 60। मतलब कि ये सारे के सारे जो पोटेंशियल्स दिए गए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दी गई, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 60 वोल्ट। तो लिख दूं यहाँ पे dV की वैल्यू कितनी है? 60 वोल्ट। ठीक, dr ढूंढने आए। dr मतलब क्या? दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस, यही होती थी। तो क्या यही नहीं है dr? यही तो है dr आपकी। ठीक है। अरे यार इसमें एक चीज बताना भूल गया ना आपको, सॉरी। ये कोऑर्डिनेट बेटा आपको दिए गए हैं, ये है 10, ये है 20, ये है 30। ठीक है, सॉरी। वैसा मत करो यार कि सर बता दिए होते 10, 20, 30 तो आ जाता। अरे आ जाता तो बड़ी अच्छी बात थी यार। नहीं आया तो देख लो, ये दिया गया बेटा 10, 20, 30 है। चलो, तो आपको ये डिस्टेंस मेरा ढूंढना है, ये डिस्टेंस, और इसका डायग्राम अलग से बना लेते हैं। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री है ना, पक्का? आमने सामने वाले एंगल 90 डिग्री होंगे, वैसे परपेंडिकुलर था। चलो नाम दे दे, ए बी और ये सी। चलो खट से इसको अलग कर लो। ये हमने इसको अलग कर दिया भाई। ये 90 डिग्री था, ये 37 दिया गया था आपको। ये बचेगा कितना भाई? बता दो। ये बचेगा 53। ये तुमको दिया गया है, ये वैल्यू तुमको दी गई। कितनी 10 और 20, मतलब कितना दिया गया बेटा? ये 10 दिया गया। अब देखो ये बेसिक ट्रायंगल नहीं बन गया है 37, 53 वाला। याद करो, ऐसे ट्रायंगल अगर दिया जाता था, अगर ये 37 लिखते थे
37 लिखते थे तो ये क्या होता था 5, ये क्या होता था 3 और ये क्या होता था 4, ये वाला ट्रायंगल था। अगर ये 37 के सामने वाला 3, बगल वाला 4 और नीचे वाला क्या होता था 5 होता था। और जरा कंपेयर करें, इस 37 को ध्यान में रखते हुए इस ट्रायंगल से इसको कंपेयर करें। यहाँ कितना लिखा गया है 10, होना कितना चाहिए था 5, मतलब कितना गुना है, 2 गुना है। तो यहाँ कितना होना चाहिए 3, तो यहाँ कितना होना चाहिए बेटा 6। देखो ये 10 है, 5 का डबल, ये सामने वाला कितना होता है, अगर ये 37 है तो सामने वाला कितना होता 3, तो 3 का डबल कितना 6, ये कितना होता था, ये 4 होता था, तो 4 का डबल, यही तो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। मतलब कि ये डिस्टेंस 8 होगी, ये डिस्टेंस दी गई तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 6, वही तो पूछा गया था, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी डेल्टा 6 होगी। ठीक, तो E इज इक्वल टू dv बाई डेल्टा आर, डेल्टा मतलब कितना 6 सेंटीमीटर में दिया गया था, 6 सेंटीमीटर में है, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2 मीटर कर लो। 6 से 6 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, यानी कि 1000 वोल्ट पर मीटर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 1000 वोल्ट पर मीटर। यही मजेदार था, यही निकालना आपको आना चाहिए था। देखो 37 क्लास 11 में बहुत किए तुम लोग, मैकेनिक्स में बहुत ही सब खेल किए। ट्रायंगल 37 वाला जो फ्रिक्शन वाले चैप्टर थे, जो मैक्सम्स वाली 37 और 53 पे सॉल्व करते थे, और कौन सा एंगल होता था, कोई नहीं एंगल होता था, ये दोनों होता था। ठीक, 37 होगा, सामने वाला 3, नीचे वाला 5, ये वाला 4, तो भाई यहाँ पे 10 है तो 5 का डबल कर दिया तभी तो 10 मिला। तो यहाँ 3 है, 3 का डबल कितना होगा 6 होना चाहिए। यहाँ 4 है, 4 का डबल कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। ठीक, फट से आपने वैल्यू निकाल के सॉल्व कर दी। इतनी बातें आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस में पढ़नी है। एक बार नटशेल में रिवाइज करा दूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। एक प्लस पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक स्फीयर होती है, एक पॉजिटिव लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कोएक्सियल सिलेंडर होता है। यूनिफॉर्म के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक होगी वो ये रिप्रेजेंट करेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग है। जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत दूर होगा वो क्या होगी, रिप्रेजेंट करेंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही वीक है। एक चीज, दूसरी चीज, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी तरह का वर्क डन नहीं होता। अगर किसी टेस्ट चार्ज को आप मूव कराना चाहते हो, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। एक और तरह, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, तो चाहे ये लास्ट की ये 60-62 सेकंड का ये पढ़ लो, चाहे पूरा 1 घंटे का लेक्चर पढ़ लो, मर्जी आपकी। ठीक, ना पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आपको मिलेगा बेटा वर्क डन पर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर, उसमें मिलेगा। ठीक है, इतनी बातों को पढ़ लो। कोई प्रॉब्लम होती है तो लेट मी नो। तब तक पढ़ते रहो और मस्त रहो। ठीक है।